हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और उम्मीद है आप लोग सीरीज वाइज हर एक वीडियो कवर कर रहे हो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं। आज का कंसेप्ट जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है एक तो इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1965 टू 1980, यानी कि 1965 से 1980 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी। दूसरा हमें डिस्कस करना वो कर रहे हैं कि 1980 से लेके 1990 तक कैसी थी, यानी कि दो टाइम पे डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। एक तो 1965 टू 1980, दूसरा 1980 टू 1990। तो चलो डिस्कस करते हैं कि करके। तो जो पहला पॉइंट है इसमें तो पहले समझते हैं कि 1965 से लेके, यानी कि जो हमारा, जैसे कि आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में मैंने 1950 से लेके 1960 तक का टाइम पीरियड कवर किया था, जो हम जहां पे हमने ये पढ़े थे कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कैसा काम किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करें तो हम बात करेंगे 1965 से 1980 तक जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उसने किस तरीके का परफॉर्म किया, कौन कौन से यहाँ पे पॉलिसीज अपनाई गई, कुछ चीजें चेंज हुई, किस किस तरह की चीजें आई, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। तो पहले देखते हैं। तो बीच में यहाँ पे क्या आया है, पहला पॉइंट की रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारा एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है उसे कम किया गया 1965 से 80 टाइम पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ पहले वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करूं 1965 की तो यहाँ पे जो है, अब हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज की, क्योंकि हमें पता था कि जो एग्रीकल्चरल है वो इंडिया में ऑलरेडी क्या था, वेल डेवलप्ड सेक्टर था, यानी कि एग्रीकल्चर जो है उसकी ग्रोथ ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, गवर्नमेंट अपने पीक पे चल रहा था उस टाइम पे। तो अब बात किसी की थी कि हम इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाएं, यानी कि जो आने वाले दूसरे जो हमारे वो थे 5 ईयर प्लान, तो हमने ध्यान क्या दिया कि हम जो है वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे ध्यान दें। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट को। तो सेकंड प्लान कट एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग बाय 50%। जब मैंने आपको समझाया भी था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस में था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। फिर जैसे हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया उसमें किस पे ध्यान दिया, उसमें ध्यान दिया यहाँ पे इंडस्ट्रीज के ऊपर। अभी आने एक मिनट, थैंक यू सर। तू भी यार वीडियो का बेटा कर करवाओगा, ठीक है। आगे समझते हैं इस चीज को। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, तो सेकंड प्लान कट द एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग बाय 50% विद फर्दर इंपैक्ट्स फ्रॉम कंसेक्यूटिव मॉनसून फेलियर्स एंड एग्जर्बेटिंग द सेक्टर्स स्टैग्नेशन। अब इसकी वजह से एक और दिक्कत आई क्या, एक तो हमारा जो मॉनसून है, मॉनसून फेल हो गया, यानी कि जो बारिश वगैरह चाहिए होंगी फसल को वो चीज वहां पे नहीं हुई। तो जिसकी वजह से एक नुकसान हमें यहाँ पे और झेलने को मिला, और वो नुकसान हमारे पास क्या था कि जो हमारा सेक्टर है वो क्या हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। यानी कि हमने एग्रीकल्चर से इन्वेस्टमेंट कम करी ताकि हम जो थोड़ा सा ध्यान दे पाए किस पे, इंडस्ट्रीज की तरफ या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ, लेकिन उसका नुकसान हमें एग्रीकल्चर में भी देखने को मिला। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आया वो यहाँ पे क्या आया, वॉर इंपैक्ट एंड फॉरेन एड डिपेंडेंसी, यानी कि वॉर के किस तरह के इंपैक्ट रहे एंड फॉरेन एड डिपेंडेंसी क्या था। तो इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन 1962 एंड 1965। अब यहाँ पे ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशंस तैयार होने लग गई, किसके साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो along with a growing dependency on foreign aid and stressed the economy। अब इसने क्या किया, इकोनॉमी को जो है बिल्कुल स्ट्रेस में डाल दिया, इकोनॉमी वापस डिप्रेशन की तरफ जाने लग गई। क्योंकि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक सिंपल सी बात है, वॉर जो है यानी कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो सिंपल सी बात है भाई, हम दोनों कंट्रीज को होगा, लेकिन इकोनॉमिकली जो है दिक्कतें भी कहेंगे दोनों कंट्रीज को आएंगी, क्योंकि वॉर में जो है ज्यादा पैसा क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और यही नहीं, यहाँ पे हमें फॉरेन कंट्री पे भी हम डिपेंडेंट हो गए थे पैसे को लेके। तो ये चीज थी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आया वो क्या आया, रिफॉर्म्स इन लेट 1960 एंड अर्ली 1970, यानी कि 1960 की आखिरी में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए और 1970 के अर्ली में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए। तो अगर हम वो देखें तो बैंक नेशनलाइजेशन इन 1969 एंड सब्सिक्वेंट नेशनलाइजेशंस एम्ड एट रिडिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे पहली बात तो बैंक का नेशनलाइजेशन होना शुरू हो गया था, ये हमारा होना शुरू हो गया थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर in 1969 and subsequent nationalizations aimed at redistributing credit to neglected sectors। अब जो है इनका ध्यान क्या था कि हम जो है उन सेक्टर्स को उधार दें, ठीक है, जिन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की क्या है, जरूरत है।
जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, तो वो चीज थी यहाँ पे सेक्टर्स। अब यहाँ पे नेगरेटेड सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, लेकिन इन लोगों ने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। उसका एक मेन रीजन क्या था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही रोक दी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा डेवलप हो चुका था अच्छे तरीके से। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट आता है, वो आता है हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स एंड देयर इम्पैक्ट। तो पॉलिसी मेजर क्या थे और उनके इम्पैक्ट किस प्रकार थे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, किस किस तरह की पॉलिसीज थी, उन्हें क्या क्या इंपैक्ट रहे, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। पहला था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, यानी पॉलिसी लाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब, 1977 के अंदर, एम्ड एट प्रमोटिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मेन एम क्या था कि जो भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, यानी कि जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, छोटी मोटी कंपनीज हैं, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, इसके बाद रेस्ट्रिक्टिंग लार्ज बिजनेस हाउसेस, जो लार्ज बिजनेस हाउस है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, एंड प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, और ये भी क्यों किया गया, ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी जो फर्म है वो किसी भी इंडस्ट्री में मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए, इसलिए जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज का ध्यान दिया गया, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो लार्ज मोनोपोली पावर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कम फोकस किया गया, उनको ज्यादा पैसा नहीं दिया गया इस चीज में। अगला पॉइंट अब क्या था हमारे पास, दूसरा पॉइंट, एक मिनट वेट करना फिर देखते हैं अगला टॉपिक। चलो अब रहता है यह टॉपिक। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था अगले पॉइंट में, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। अब इकोनॉमिक एडजस्टमेंट किस तरीके से की गई वो डिस्कस करते हैं। तो मेजर्स लाइक डीवैल्यूइंग द रूपी एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब हम जो है वो जो हमारा जो मनी है वो डीवैल्यू हो रहा था, उसका भी एक रीजन क्या है कि जो फॉरेन ट्रेड है ना वो हमें यहाँ पे हार्म कर रहा था, यानी कि हम जो है वो डिपेंडेंट हो गए थे बाकी कंट्रीज पे, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डेफिसिट में जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो मनी की वैल्यू भी लगातार गिर रही थी, यानी कि इकोनॉमिकली जो है वो फुल्ली डिप्रेस होते जा रहे थे इस टाइम पीरियड के अंदर भी। तो वही चीज यहाँ पे है, तो मेजर्स लाइक डिवेलपिंग द रूपी एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करने लग गई इन द 1980, एम्ड एट एड्रेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जाए, उसे डेफिसिट से कहां लेके आया जाए। देखो लिखा हुआ है ना, एड्रेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बट लेड टू इन्फ्लेशन एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी, ठीक है, जिसके जरिए वो क्या करने की कोशिश करी थी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है फिर जो क्राइसिस है उसे कंट्रोल कर पाए, लेकिन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, क्रिटिसिज्म भी बढ़ रहा था, सिर्फ इस चीज को लेकर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है गरीबी को हटाने के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो बोलता है लेगेसी एंड कंटिन्यूड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, लेगेसी एंड कंटिन्यूड डेवलपमेंट, इसका मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे आया पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो किस तरह की प्लानिंग थी, तो अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पोस्ट 1947 फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जब आजादी हमें मिलने वाली थी तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि हम जो है वो इंडस्ट्रीज के सेक्टर पे, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चरल ऑलरेडी डेवलप था, और जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आएंगी तो सभी सेक्टर भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेन डेवलपमेंट किसकी जरूरत थी, इंडस्ट्रीज की, और वही चीज आज भी चलती आ रही है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो पोस्ट 1947 फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू एड्रेस अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, ताकि जो अंडर डेवलपमेंट है उसे कंट्रोल किया जा सके, और साथ साथ जो गरीबी चल रही है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। क्यों, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाएगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, फर्म्स बढ़ेंगी, कंपनीज बढ़ेंगी, तो लोगों को जॉब मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो पॉवर्टी अपने आप ही क्या हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही राइज करना शुरू कर देगा। तो ये सब दिक्कतें क्यों थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसके बाद दूसरी जो बात है वो क्या है, सेक्टरल परफॉर्मेंस। तो वाइल द इंडस्ट्री ग्रू एग्रीकल्चर लैग्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज बढ़नी शुरू हुई, हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया, तो हुआ क्या, हम लोगों ने, मैं ऊपर ही पढ़ाया कि जो हमने एग्रीकल्चर से इन्वेस्टमेंट कम कर दी थी, जब एग्रीकल्चर से इन्वेस्टमेंट कम करी, वहां से पैसा हटाया तो वो लैग करने लग गया, यानी कि हम एक को ग्रो करने की कोशिश करें, दूसरा क्या हो रहा है, अपने आप नीचे आ रहा है फंड की कमी की वजह से। मतलब हम जो एग्रीकल्चर पे प्रॉपर फंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसे ही इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, एग्रीकल्चर लैग्ड, येट इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन एम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तब ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे जो है हमारे इनिशिएटिव लिए गए थे ताकि हम जो है वो एम कर सके इंक्रीज्ड
प्रोडक्टिविटी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको पता ही है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, खासकर गेहूं और चावल मतलब अनाज के प्रोडक्शन को बड़े लेवल पे किया गया था, इंक्रीज किया गया था। और इसी टाइम पे जो है वो HYV सीड्स यूज किए गए थे। और जो पानी की खपत है, यानी कि जो इरिगेशन में जो वाटर लगता है वो भी बहुत बड़े अमाउंट में लगाया गया था, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको लार्ज लेवल पे बढ़ाया जा सके। और ऐसा हुआ भी था, बढ़ा भी था प्रोडक्शन अच्छा खासा। सबको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था, आप लोगों ने बचपन में इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। जो अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। अब ये रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन क्या है कि भाई देखो, अब रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, तो पॉलिसी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब इकोनॉमिकली रिफॉर्म करने की जरूरत थी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टेट लेड स्ट्रेटजीज टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो अब जरूरी क्या था कि भाई जो हम है बिजनेस को बड़े लेवल पे करें, गवर्नमेंट के कंट्रोल से वो चीजें हटाई जाएं, प्राइवेट सेक्टर या फिर जो मार्केट है वो डिसाइड करे कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस कैसे होने चाहिए, ठीक है, डिमांड कितनी होनी चाहिए, सप्लाई कितनी होनी चाहिए। जिस तरीके से जो इकोनॉमिकली जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करता है, तो उसके हाथ में ज्यादा चीजें दे देनी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई थी जब 1990 आया था। हम आगे भी पढ़ेंगे भी कि 1991 में जो हमारा LPG रिफॉर्म्स वगैरह थे क्या थे, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वहां आपको मैं ये सारी चीजें और डीप में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक, जहां पे हमने बात करी कि 1965 और 1980 में ये एक और जो है ना खराब टाइम पीरियड था, क्योंकि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस बहुत बार क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ा सा और वापस स्ट्रेस में चली गई। यानी कि जो नेहरू जी ने कोशिश करी थी कि वो जो है आने वाले 10 से 15 सालों में इकोनॉमी को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो वापस गिरती चली गई। कब? इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो 1971 का वॉर हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो वो चीज तो जो है ना लगातार यहाँ पे वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती रही, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि वो भी एक काफी बेकार वॉर था, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज जो उस टाइम में पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, रशिया बस एक अच्छी कंट्री थी जो उस टाइम में हमारे सपोर्ट में थी, जिसने जो है अमेरिका ने जब अपने इक्विपमेंट या फिर पाकिस्तान को भेजे तो उस टाइम पर उसने हमारा सपोर्ट किया था, ठीक है। तो वो सब आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे काम का भी नहीं है, सिर्फ जानना ही जरूरी था कि वहां पे हमारी इकोनॉमी क्यों स्टैग्नेंट थी, ठीक है। इतना डीप में नहीं जानना कि वॉर में क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम पे। अब जो अगला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है वो आता है इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ इंडिया 1980-1990। तो चलो तो अब डिस्कस करते हैं कि इन 10 साल में यानी कि 1980 से 1990 में क्या क्या हुआ था। तो पहला क्या आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन पीरियड। यानी कि जब हम वॉर से बाहर आ गए तो ये भी हमारे लिए क्या था, कंसोलिडेशन पीरियड था। यानी कि अब जो है हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्टैग्नेंट या फिर रुक गई थी, अब जो हमें ग्रोथ देखने को वापस मिलनी शुरू हो गई थी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनहेंस्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वापस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम वॉर वगैरह से क्या हो गए थे, बाहर आ चुके थे। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, अब यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट वापस करनी शुरू कर दी थी। एंड अ ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल सोर्सेज। लेकिन हम जो है यहाँ पे फिर भी डिपेंडेंट थे किस पे, एक्सटर्नल फाइनेंशियल सोर्सेज पे, यानी कि बाहर के बैंक्स वगैरह पे पैसों के लिए। तो पीरियड वाज मार्क्ड बाय चैलेंजेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो चैलेंज देखने को मिले, किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और ये शो करता था कि हमें जो है वो बहुत जल्दी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर लेना चाहिए, ताकि जो हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे डेफिसिट से सरप्लस की तरफ लेके आ पाए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी ये सोच रही थी कि हम जो है वो अपना जो फॉरेन बिजनेस है उसे कम से कम रखते हैं, और कम से कम करने का रीजन क्या था कि हमें अपना डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो करना था। तो अगर हम जो है वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर देंगे तो हो सकता है हमारी डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो हार्म होने शुरू हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे थी। तो यहाँ पे हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि भाई जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें जाना था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत थी टू इनहेंस रेजिलियंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। जिनको सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब नहीं पता बता देता हूं। सस्टेनेबल ग्रोथ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम जो है वो ग्रोथ इस तरीके से करें कि भाई जो हमारी आज की जनरेशन है वो भी उसका फायदा उठा पाए, उसके बेनिफिट ले सके, यानी कि उन सबका भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, और जो आने वाली फ्यूचर है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उनका भी लाइफ जो है काफी क्या हो, अच्छा हो। ऐसा मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आज जो है हम एनवायरमेंट को इतना बड़े लेवल पर डिग्रेड कर रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए, लेकिन सपोज करो अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा, लाइफ ही नहीं बचेगी शर्त पे, तुम क्या करेंगे ऐसे डेवलपमेंट का, किसी काम की नहीं ऐसे डेवलपमेंट, ठीक है। तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, वो भाई पीछे गई जनरेशन को सारा गाली देंगी कि भाई क्या कर दिया आप लोगों ने एनवायरमेंट का, सारा कचरा कर दिया, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा, पेड़ वेड़ की कमी है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। तो सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है सिर्फ किसकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से।
तो इन चीजों का भी ध्यान रखना क्या है बहुत जरूरी है साथ साथ, वरना फ्यूचर जनरेशन जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी ऐसे एनवायरमेंट के अंदर, तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस चीज का मतलब समझते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और इन्वेस्टमैंट किस तरीके से की गई। तो ड्यूरिंग द 1980 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ नोटेबल राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब 1980s के बाद जो है, जब वॉर सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अब इंडिया ने देखा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी तेजी से हो रही है। तो जीडीपी ग्रू एट एन एवरेज एनुअल रेट 5.5%। जो जीडीपी है वो 5.5% के रेट से बढ़ रही है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1980 टू 1989। कैपिटल इंक्रीज ऑफ 3.3%, और जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है 3.3% से। ग्रेजुअली इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार लिविंग स्टैंडर्ड जो है राइज कर रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है अच्छे तरीके से हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज पर्टिकुलरली रिबस्ट, एक्सपेंडिंग बाय 6.6% एनुअली, और जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी लगातार 6.6% के रेट से लगातार बढ़ रहा है सालाना। ठीक है, तो सेक्टर वाज पर्टिकुलरली, अच्छा एक मिनट, एक्सपेंडिंग बाय 6% एनुअली, व्हाइल द एग्रीकल्चर आल्सो सॉ अ स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%, और जो हमारा एग्रीकल्चर भी है वो धीरे धीरे एक स्लो रेट से, यानी कि 3.6% के रेट से लगातार हर साल बढ़ रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1980 से लेकर 1980 टाइम पीरियड था, ये हमारे लिए काफी बढ़िया टाइम था ग्रोथ का, जहां पे हमने इकोनॉमिकली ग्रोथ भी देखी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी देखा, इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखी। तो सारी चीजें हुई फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1980 से 1989 के बीच में लगातार हमने ग्रोथ ही देखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जो इकोनॉमिकली हमें डिप्रेस करे। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, फॉरेन बोरोइंग एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। अब ये समझते हैं। तो चैलेंज ऑफ सस्टेनेबली रेज डोमेस्टिक सेविंग्स। अब जो है वो जरूरी क्या था कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वो इंक्रीज हो। डोमेस्टिक सेविंग से हमारा मतलब क्या है कि लोग जो है वो अपने पैसे को बचाना सीखें, यानी कि लोगों ने जो कमाया, ठीक है, उसमें से कम खर्च करें, ज्यादा ज्यादा पैसा बचाएं, फिर उस पैसे को बचाना सीखें, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें, ताकि जिससे क्या हो, कंट्री और तेजी से क्या हो, ग्रो होना शुरू हो जाए। तो जरूरी यहाँ पे क्या था कि रेज करे डोमेस्टिक सेविंग्स टू मीट इन्वेस्टमेंट डिमांड्स लेड टू इंक्रीज रिलायंस ऑन फॉरेन बोरोइंग, क्योंकि जिससे जो हमारे देश में पैसों की किल्लत है वो थोड़ी सी कम होगी। हम जो डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो थोड़ा सा क्या होंगे, कम होंगे। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। इसके बाद कुछ पॉइंट और है। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, लिबरलाइजेशन एफर्ट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब लिबरलाइजेशन एफर्ट का मतलब क्या है, धीरे धीरे जो है ना वो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि गवर्नमेंट ने एक तरह से फॉरेन ट्रेड जो है वो ओपन कर दिया है कि भाई अब जो है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे इंडिया के कंज्यूमर को इनोवेटिव आइडियाज सीखने को मिलेंगे। जब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में काम करेगी, थोड़ा सा कंपटीशन राइज करेगा, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी, इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ के लेके आएंगे, अच्छा काम करेंगी, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ कंज्यूमर को भी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से बेनिफिट मिले। और जब हम अपनी कंपनीज में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बाहर सेल करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे चीजों का, तो उससे भी क्या आएगा, फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा, यानी कि फॉरेन करेंसीज आएंगी, जिसके जरिए जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस चल रहा था वो भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट कब मिला, जब लिबरलाइजेशन एफर्ट्स लगाए गए गवर्नमेंट के जरिए और इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज किया गया। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म 1980। तो इसमें यह था कि भाई इंदिरा गांधी ने बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे क्या करके चालू की थी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक मिनट पहले हम ये देख लेते हैं चैलेंजेस एंड आउटकम का मतलब क्या है। चैलेंजेस और आउटकम में यही था कि भाई इकोनॉमिकली ग्रोथ तो हम कर रहे थे, लेकिन जिस रेट से हम जो है वो गिरे हुए थे, मतलब जिस बड़े लेवल में इकोनॉमिकली डिप्रेस थे, उस लेवल पे जो है परफॉर्म करने के लिए हमें जो है अपनी पॉलिसीज को लगातार ठीक करने की क्या थी, जरूरत थी, है ना। तो चैलेंजेस ये थे, और आउटकम्स जो है वो धीरे धीरे क्या है कि हम जो है वो धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे थे और इकोनॉमिकली जो हम वो बेहतर बनते जा रहे थे। और अब एक पॉइंट ये आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1980 क्या था। अब यहाँ पे आ चुकी थी एज अ पीएम इंदिरा गांधी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंदिरा गांधी ने जो है ना वो एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने बहुत मेजर डिसीजंस लिए थे। मेजर डिसीजन में बात करूं तो उन्होंने जो है गरीबी को हटाने की पूरी कोशिश करी थी। उस टाइम में आपको पता होगा कि भाई जो राजा महाराजा होते थे पहले, आजादी से पहले, तो जब आजादी होने के बाद उनने कुछ पीवी पर्स दिए थे। पीवी पर्स का मतलब क्या है कि उनके रहने सहने के लिए बहुत मोटा अमाउंट जो है गवर्नमेंट खर्च करती थी, पैसा देती थी, उन्हें पैसा प्रोवाइड किया। अब हुआ क्या, हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, अब उनको इतना मोटा पैसा देना पड़ रहा है हमें ताकि भाई वो आराम से रह सके,
ठीक है, उनकी सेना वगैरह तैयार होती रहे, ठीक है, उनके पूरे आराम का ध्यान रखते, मतलब उनको एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड की जा रही थी, वो भी किसके, टैक्स के पैसे से, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई तो मैं मोटा पैसा खर्च कर रही हूँ यहाँ पे, हमें जरूरत ही नहीं है, इन लोगों को इतनी लग्जरी लाइफ क्यों देनी। तो उनके धीरे धीरे पीवी पर्स बंद कर दिए कि भाई ठीक है, कि स्टार्टिंग में वादा कर दिए होंगे इनिशियल गवर्नमेंट ने कि भाई तो हमारे अंदर मिल जाओ, इंडिया में आ जाओ। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियोस में कि इंडिया को बिल्कुल अलग छोड़ दिया था, यूं नहीं कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान अलग किया था, बाकी सारे जो हमारे प्रिंसली स्टेट सबको अलग कर दिया था, और ये बोला था कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंडिया से मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के पास चले जाओ। लेकिन सोचो कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी बहुत से लोग जो पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी इंडिया में मिलाया गया जबरदस्ती, कुछ वादे वगैरह करके। उनमें से एक आधे वादे ये भी थे कि उनका जो है, जो भी सिस्टम है, लग्जरी लाइफ है, उनको हार्म नहीं किया जाएगा, प्रॉपर पैसा मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है, उनके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। तो वो सब चीज जो है वो इंदिरा गांधी ने आगे खत्म कर दिया, ताकि ये जो पैसा फालतू का खर्च हो रहा है उसे ग्रोथ में लगाया जाए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में लगाया जाए, और लोगों के वेलफेयर में खर्च किया जाए। तो जो मेजर डिसीजंस थे ना, वो यहाँ पे किसने लिए, इंदिरा गांधी ने टाइम पे लिए, ताकि इकोनॉमिकली वो अपने आप जो स्टेट थी इंडिया की, ठीक है, जो हालत थी उस टाइम पे, उसे ठीक किया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने दो चीजें देखी, एक तो 1965 से 1980 तक क्या क्या हुआ, फिर 1980 से 1980 तक क्या क्या हुआ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा एलपीजी पॉलिसी को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनको एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और ध्यान रखना, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट में कमेंट करना मत भूलना, है ना। तो कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उस सजेशन के हिसाब से काम भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।